آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ SSC و HSC بورڈ انتظامیہ نے آج آن لائن ظاہر کر دیے 10ویں امتحانات کے نتائج۔ اورنگ آباد ڈویژن کا نتیجہ رہا 92.82%۔ شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے شروع کی گئی جھوٹو پانی دو نامی عوامی تحریک پہنچ گئی آخری مرحلے میں۔ 45 کلومیٹر پیدل چل کر قائدین 7 لاکھ سے زائد شہریان میں بیداری پیدا کرنے میں ہوئے کامیاب۔ 16 مئی کو نکالا جائے گا حلہ مورچہ۔ زرعی پیداوار بازار کمیٹی کے احاطے میں جاری غیر قانونی تعمیری کام پر فوری لگائی جائے روک۔ جادھو منڈی کے تاجروں اور MIM کے عہدیداران کا مطالبہ۔ میونسپل انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور ضلع جالنہ کے مضافات بھاٹے پوری میں پیش آیا دلخراش حادثہ۔ بجلی گرنے سے ایک نوجوان کی ہوئی موت۔ گاؤں والوں کو صدمہ۔ حکومت سے مہلوکین کے ورثاء کو مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ SSC بورڈ انتظامیہ نے فروری مارچ میں لیے گئے 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج آج آن لائن ظاہر کر دیے۔ اورنگ آباد ڈویژن کا نتیجہ 92.82% رہا۔ اس بار بھی لڑکیوں نے لڑکوں پر بازی مار لی۔ واضح ہے کہ تعلیمی سال 2024-25 میں بورڈ انتظامیہ کی جانب سے 10ویں جماعت کے امتحان میں تمام 9 ڈویژن سے جملہ 15,58,020 طلباء نے ایگزام فارم داخل کیے تھے، جن میں سے 15,46,579 طلباء نے یہ امتحان دیا اور امتحان دینے والے ان طلباء میں سے 14,55,443 طلباء کامیاب ہوئے۔ اس طرح سے پوری ریاست کا نتیجہ 94.10% رہا۔ اورنگ آباد ڈویژن کا نتیجہ 92.82% رہا۔ اس ضمن میں مزید معلومات SSC HSC بورڈ کے انیل साबळे ने MCN को दी। फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये जी काही माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा झाली होती त्याचा निकाल आज राज्य मंडळाने जाहीर केलेला आहे। त्यानुसार आपल्या छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जो काही निकाल आहे तो 92.82% एवढा लागलेला आहे। आणि मुलींचं जर आपण उत्तीर्णाची टक्केवारी जर बघितली तर मुलींचं जे उत्तीर्णाचं प्रमाण आहे ते 3.30% जास्त आहे। निकाल खूप छान आलेला आहे। यामध्ये आपण जर बघितलं तर बीड जिल्ह्याचा निकाल 5 जिल्ह्यांमध्ये हा सर्वाधिक असून हिंगोली जिल्ह्याचा निकाल हा कमी लागलेला आहे। 1,85,407 विद्यार्थी या परीक्षेला अपिअर झालेले होते। त्यापैकी नोंदवले होते त्यापैकी 1,83,957 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आणि 1,70,750 विद्यार्थी पास आउट झालेले आहेत। नाही, आता कॉपीमुक्त अभियानामध्ये जे काही आपल्याला परीक्षेच्या दरम्यान घडलेली जी काही कॉपी प्रकरणं असतील ती आपल्याकडे आलेली आहेत। भविष्यामध्ये त्यांना आपण कारण दाखवा नोटीस देऊन त्यांचं जे काही म्हणणं आहे ते आपण ऐकून घेणार आहोत आणि आपल्याला जर असं वाटलं की यांनी या ठिकाणी अनियमितता केलेली आहे तर त्या केंद्राची मान्यता रद्द करण्याचं पुढे आपण निर्णय घेणार आहोत। विभागामध्ये बीड जिल्हा प्रथम। नाही, मुली सर्वत्रच मी सांगितलं ना की जवळपास मुलं जेवढी अपिअर झाली होती त्याच्या तुलनेत जी काही जेवढी पास झाली तर मुली अपिअर होऊन ज्या पास झाल्या तर मुलांपेक्षा मुलींची उत्तीर्णतेची टक्केवारी 3.30% जास्त आहे। म्हणजे जवळपास यावर्षी मुलं जे 90.70% मुलं पास झालेले आहेत तर 95.50% मुली पास झालेले आहेत। इस तरह से म्यूनसिपल स्कूलों का कुल नतीजा 77.10% रहा। मराठी मीडियम के 71.15% तलबा ने कामयाबी हासिल की, जबकि उर्दू मीडियम के 86.67% तलबा इस इम्तिहान में कामयाब हुए। 7 तलबा ने 90% से ज़ायद नंबरात हासिल किए। सबसे ज़्यादा 95% नंबरात मुकुंदवाड़ी स्कूल के यश बाबा साहब दाभाड़े ने हासिल किए और म्यूनसिपल स्कूलों में वो सरफहरिस्त रहे, जबकि मिटमिटा स्कूल की गोलवाड़ गौरी विजय ने 54%, नारेगांव उर्दू स्कूल की अंसारी बुशरा नज़ाकत ने 54%, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के शेख मुजाहिद अकबर ने 91.60%, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल मुकुंदवाड़ी ही के सिद्धार्थ दंकर खोले ने 90.60%, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल मिटमिटे की सूर्यवंशी पूजा भास्कर ने 90.20% और सेंट्रल प्राइमरी स्कूल मिटमिटे ही की तुपे आकांक्षा अशोक ने 90% नंबरात हासिल किए।
راستے کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگا کر ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے اور شہر میں گندگی پھیلانے والوں کے خلاف میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے تحت گزشتہ 8 دنوں میں میونسپل کارپوریشن کے ناگری متر پتھک کے عملے نے خاطیوں سے 7,88,000 روپیوں کا جرمانہ وصول کیا۔ واضح ہے کہ شہر میں گندگی پیدا کرنے والوں کے علاوہ راستے کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگا کر ٹریفک میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف میونسپل انتظامیہ نے 1 اپریل سے سخت پالیسی اپنائی ہے اور ایسا کرنے والوں سے بھاری جرمانہ وصول کرنے کی ہدایت ناگری متر پتھک میں شامل سابق فوجیوں کو دے رکھی ہے۔ راستوں پر کچرا پھینکنے، کچرا جلانے، راستوں پر بلڈنگ مٹیریل پھینکنے، ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگ کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے علاوہ راستوں کے کنارے ہاتھ گاڑیاں لگانے والوں کے خلاف مذکورہ عملے نے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ 5 مئی تا 9 مئی کے درمیان مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے ناگری متر پتھک کے عملے نے خاطیوں سے 7,88,000 روپے جرمانہ وصول کیا ہے۔ یہ اطلاع مذکورہ محکمے سے موصول ہوئی ہے۔ چلر ریزگاری کا مسئلہ دور کرنے کی غرض سے ایس ٹی انتظامیہ نے ڈیجیٹل آن لائن ٹکٹ اجرائی کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے کنڈکٹرز کو جدید مشینیں بھی فراہم کی گئی ہیں، لیکن مسافر اب بھی نقد رقم ادا کر کے ٹکٹ لینے کو ہی ترجیح دینے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ ایس ٹی بس کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں کو ٹکٹ کے لیے کھلے ریزگاری دینے میں آ رہی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے مذکورہ انتظامیہ نے آن لائن طریقے سے کرائے کے پیسے ادا کرنے کی سہولت ایس ٹی بس میں مہیا کر رکھی ہے، جس کے لیے ایس ٹی کارپوریشن انتظامیہ نے کنڈکٹرز کے لیے 5,000 اینڈرائیڈ مشینیں خریدی ہیں، جس کے ذریعے لوگ UPI QR کوڈ کے ذریعے ٹکٹ کی رقم ادا کر سکتے ہیں، مگر متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے شروع کی گئی آن لائن پیمنٹ کی سہولت کا خاطر خواہ فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور صرف 5% مسافر ہی آن لائن پیمنٹ کر کے ٹکٹ حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ 95% مسافر اب بھی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے نقد رقم ادا کرنے کو ہی ترجیح دینے لگے ہیں، جس کے سبب ایس ٹی کارپوریشن کو ہائی ٹیک بنانے کا انتظامیہ کا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پانی سپلائی کے انتظامات درست کروانے کے مطالبے پر جو عوامی تحریک شروع کی گئی تھی وہ آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اس مہم کے تحت شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد و ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے 45 کلومیٹر پیدل چل کر 90 الیکشن وارڈز کے 7 لاکھ سے زائد شہریان سے ملاقاتیں کیں۔ واضح ہے کہ جائکواڑی ڈیم میں پانی کا اطمینان بخش مقدار میں ذخیرہ ہونے کے باوجود میونسپل انتظامیہ کی غلط منصوبہ بندیوں کے سبب شہریان پینے کے پانی کے لیے ترسنے لگے ہیں، اور آج سے 2 دہائی قبل شہر کے لیے جو متوازی پائپ لائن کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ صرف 365 کروڑ روپیوں میں مکمل ہو جاتا، مگر سیاست میں مفاد پرستی کے سبب یہ منصوبہ اس وقت شروع ہی نہیں کیا جا سکا، اور پھر اس منصوبے کی لاگت دن بدن بڑھتی گئی جو آج 2,760 کروڑ روپیوں تک جا پہنچی، اور اب بھی اس میں مزید 3 تا 400 کروڑ روپیوں کا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بہرصورت وقت پر نئی پائپ لائن کا کام نہ کیے جانے کے سبب شہر کو پانی فراہم کرنے والی پرانی پائپ لائن ایکسپائر ہو جانے کے سبب وہ بار بار پھوٹنے لگی ہے اور شہریان کو 10 اور 12 دن پانی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا شہر کے اس سنگین مسئلے پر شیو سینا ادھو گروپ نے توجہ دی اور 13 اپریل سے ایک عوامی آندولن جھوٹو پانی دو کے نام سے شروع کیا، جس کی قیادت شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر لیڈر و مہاراشٹر ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے 13 اپریل سے آج تک 45 کلومیٹر کا سفر کیا اور 90 الیکشن وارڈز میں پہنچ کر شہریان سے ملاقات کی اور پانی سے متعلق ان کے تاثرات جانے۔ سارا ہی شہر پانی کے لیے پریشان ہونے کی وجہ سے امباداس دانوے کی اس احتجاجی مہم کو عوام کا بھرپور تعاون ملنے لگا ہے اور لاکھوں شہریان اس تحریک میں شامل ہونے لگے ہیں۔ اس مہم کا اختتام 16 مئی کو کیا جائے گا، جس کے لیے کرانتی چوک سے گلمنڈی تک ایک ہلہ بول مورچہ نکالا جائے گا، جس میں شیو سینا کے یوتھ لیڈر آدتیہ ٹھاکرے اور پارٹی کے دیگر اعلیٰ قائدین بھی شرکت کریں گے۔ بعد ازاں ٹاؤن ہال پر ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 16 مئی کو شہر میں نکالے جانے والے ہلہ بول مورچے میں اسٹوڈنٹس کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے اسکولی و کالج کے طلباء سے ملاقات کی۔
واضح ہے کہ شہر میں پانی سپلائی کے ناقص انتظامات پر شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے گزشتہ 13 اپریل کو جھوٹو پانی دو نامی احتجاجی مہم شروع کی گئی تھی، جس کا اختتام 16 مئی کو عمل میں آئے گا، جس کے لیے شہر میں 16 مئی کو ہلہ بول مورچہ نکالا جانے والا ہے۔ اس مورچے کو کامیاب بنانے کی غرض سے شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے نے گزشتہ روز تعلیمی اداروں میں پہنچ کر طلباء کو اس سنگین مسئلے سے واقف کروایا، جس پر ان اسٹوڈنٹس نے شیو سینا کی اس تحریک کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے 16 مئی کو نکالے جانے والے ہلہ بول مورچے میں بڑی تعداد میں شامل ہونے کا دانوے سے وعدہ کیا۔ شہریان کو اطمینان بخش مقدار میں پانی فراہم ہو سکے، صرف اسی مقصد سے شیو سینا ادھو گروپ نے جھوٹو پانی دو نامی عوامی تحریک چلائی ہے، جس کا اختتام 16 مئی کو عمل میں آئے گا۔ ہم اس مسئلے پر کوئی سیاست کرنا نہیں چاہتے، اس طرح کا بیان विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया है। मागच्या 13 एप्रिल पासून तर 16 मे पर्यंत तब्बल 33-34 दिवसाचं आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन शिवसेनेनं या संभाजीनगरात उभारलेलं आहे। अनेक प्रकारचे उपक्रम केले, मला वाटतं ते डिटेल सांगण्याची आवश्यकता नाही, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं 90 वॉर्ड जे महानगरपालिकेचे 115 पैकी या वॉर्डामध्ये आम्ही पदयात्रेच्या माध्यमातून आणि आता 16 तारखेला माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संध्याकाळी 4:30 वाजता हल्लाबोल मोर्चाचं आयोजन करण्यात आले। क्रांती चौकातून निघणारा हा मोर्चा गुलमंडीवर जाहीर सभेत रूपांतर होईल आणि नंतर कमिशनरांबरोबर आदित्यजी ठाकरे साहेब पाणी प्रश्नावर चर्चा करतील, अशा प्रकारचा 16 तारखेचा कार्यक्रम आहे। जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळतो याला। सर्वसामान्य जनता या आंदोलनात उतरलेली, नुसती शिवसेनाच नाही, आम्ही सुद्धा म्हटलेलं की आम्हाला याच्यात राजकीय काही घेणं देणं नाही, या शहराला पाणी मिळालं पाहिजे। आणि जी स्थिती 1 महिन्यापूर्वी होती तिच्यामध्ये निश्चित पाण्याच्या स्थितीमध्ये सगळीकडे मी म्हणत नाही, 100% मी म्हणत नाही, पण बऱ्याच भागामध्ये चांगल्या पद्धतीनं पाण्यामध्ये आधीच्या पेक्षा खूप चांगला बदल झाला असं मी मुळीच म्हणणार नाही। बाजार कमेटी के अहाते में जारी तामीराती काम फौरी रुकवाया जाए, इस मुतालबे पर MIM के ओहदेदारान और बाजार कमेटी के ताजिरों के एक वफ़द ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आए वफद में शामिल ताजिरों और MIM के ओहदेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता कई दिनों से ज़रई पैदावार बाजार कमेटी जाधववाड़ी के अहाते में गैर कानूनी तरीक़े से तामीरी काम जारी है, जिस पर वहाँ के ताजिरों और MIM की जानिब से मज़कूरा तामीरी काम फौरी रुकवाने के मुतालबे पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ महकमे के चीफ को मेमोरेंडम दिए गए, मगर इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा इस मसले को लेकर MIM ने कड़ा रुख अपनाते हुए आज म्यूनसिपल दफ्तर पर एहतजाज किया, जिसके इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और दाखिली दरवाजे पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल को मुतालबाती मेमोरेंडम देने के बाद MIM के ओहदेदारान ने इंतबाह दिया कि अगर इस ज़िमन में जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई न की गई तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इस वफद में पार्टी के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, MIM के सीनियर कायद व साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर कादरी, फिरोज़ खान, मीर हिदायत अली, विकास एडके, आरिफ हुसैनी, जाधव मंडी के ताजिर हरीश पवार और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। शहर में 2 तरीके का कानून नहीं चला सकती। आप देखिए कलेक्टर ऑफिस के सामने गरीबों की बस्ती उजाड़ कर जो है तो उनको रोडों पे ला लिया गया। दलित समाज की बहुत सारे लोग जो है तो आज रोडों के ऊपर जिंदगी गुजारने में मजबूर है। क्यों? तो बोले इनके बस्तियां जो है तो इलीगल। अब जहां पर इलीगल काम हो रहा है, राइटिंग में बाज़ाब्ता दिया जा रहा है, वहां पर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है तो यहाँ पर आया और उन्होंने पाटिल साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग साइट पे विजिट करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले आपने कमिश्नर साहब को किसी काका का, किसी चाचा का फोन आ रहा है, वहाँ पे उनको दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल। तो हम यही कह रहे हैं कि आप किसी के पॉलिटिकल दबाव में मत आइए। आप लोग जो है तो कानून में जो लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं कि उनके ऊपर कितने गुने दाखिल कर सकती है महानगर पालिका। आपने देखा होगा कि 10 करोड़ रुपये का जो है तो टैक्स बाकी है। हमारे पास में अगर किसी दुकान के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये का भी टैक्स बाकी रहा तो महानगर पालिका जाके उसको सील कर देती है और जो है तो उसका कारोबार बंद कर देती है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करूँगा, मतलब मुबारकबाद दूंगा हमारे कमिश्नर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वहाँ पे सील कर दिया था उन्होंने उनके ऑफिसर।
लेकिन ये पॉलिटिकल जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो हमको कानून की बात करते हैं और जो तो कानून की धज्जियां उड़ाते बैठते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब के ऊपर दबाव लेकर आया और वो बगैर पैसे वसूल किए कि उन्होंने जो तो उसको वहाँ पे खोल दिया। तो यही कोई भाभी अपने फुलमरी की भाभी, ताई, चाची, ये ऐसे लोग हैं जो आज जो है तो सत्ता में है और सत्ता में बैठ के जो है तो गैर संवैधानिक काम जो है तो कर रहे हैं। तो हमारे राकेश भाई, हमारे पवार साहब, ये सारे लोग जो है तो यहाँ आए हुए हैं और ये लोग इसके आगे बात करेंगे। आप अब रहा मसला ये हम यहाँ तक क्यों आए। अब इसमें बात ऐसी है कि कोई भी चीज़, कोई भी शहर हो, कोई भी बस्ती हो, उसी के लिए कोई नियम कानून, ये सारी चीज़ें होती है। और जो नियम कानून के दायरे में ना काम करे या ना रहे, वो एक जंगल से कम नहीं होता है। तो ये जब बाज़ार समिति 98 में हम जब वहाँ पे आए थे, तब हम बड़े खुश थे कि काफ़ी वेल डिसिप्लिन यहाँ मार्केट कमेटी बनेगी, वेल डिसिप्लिन यहाँ सारा व्यापार होगा, कामकाज बढ़ेगा और सभी के लिए खुशहाली आएगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे ये ख्याल में आते गया कि ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं। वो ज़मीनों के दाम बढ़ने की वजह से जो कुछ ट्रेडिंग मार्केट हमारे अनाज का था, सब्जी पत्ते का था, ये ज़मीन का ट्रेडिंग का कब हुआ हमारे को पता ही नहीं चला। और जिसको रखवाले बोल के हम लोग चुन के दिए, तो रखवाले ही इसको बिकवाले बोल के सामने आ रहे हैं। तो हमारा निषेध इसी का है कि सबसे पहले जो हमारे को एमिनिटीज़ उन्होंने दी थी, जो पार्किंग की जगह दी थी, वो पार्किंग की जगह हमें वापस लौटा दे। जो उन्होंने एमिनिटीज़ दी थी, वो एमिनिटीज़ की जगह हमें वापस लौटा दे। जो रास्ते उन्होंने बड़े बड़े करने के हमें वायदे किए थे, वो रास्ता छोटा करने का उनका जो चल रहा है, वो रास्ते जो वापस बड़े हमें मुहैया कराए। जो व्यापारी इसके विरोध में जा रहे हैं, उनको सेल आउट तोड़ने की धमकी वो दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कर रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। व्यापारी इससे डरने वाला नहीं, व्यापारी इतना कमज़ोर नहीं, और व्यापारी सब इकट्ठा है। एक पे एक्शन होगी तो सारे के सारे व्यापारी सब साथ में रहेंगे। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के सबब इन दिनों रेलवे के स्लीपर कोच जनरल बोगियों में तब्दील होते जा रहे हैं, मगर रेलवे इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, स्कूल कॉलेजेस को आम तातीलात होने के सबब कई लोग अपने वतन लौटने लगे हैं, जहां वो अपने अजीज़ व अकारिब के साथ गर्मी की छुट्टियां गुजारेंगे। लिहाजा जिन इलाकों तक रेलवे सर्विस है, उन मकामात का सफ़र करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर एसी और नॉन एसी स्लीपर कोच का रिजर्वेशन करवाने लगे हैं और 15-15, 20-20 तक सभी ट्रेनों का रिजर्वेशन कोटा मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। और स्लीपर कोच की हालत ये हो गई है कि ऐसा लगता है जैसे आप जनरल डब्बे में आ गए हों। और तो और जनरल बोगियों में मुसाफिरों की इतनी भीड़ होने लगी है कि उनमें पाँव रखने तक के लिए जगह मैसर नहीं आती। इसके बावजूद लोग अपना सफ़र ट्रेन से करने पर मजबूर हैं। आवाम का रेलवे इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मुसाफिरों की भीड़ को देखते हुए सभी ट्रेनों में इजाफी कोच लगाए जाएँ ताकि उनका सफ़र आसान हो सके। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। रंगरेज गली इलाके में मौजूद सिटी सेंटर की इमारत में जन्नत ड्रेसेस नामी दुकान शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह मारूफ बिल्डर कारी अब्दुल्ला खान मार्कोनी के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि रंगरेज गली इलाके में कायम सिटी सेंटर की इमारत मार्केटिंग हब में तब्दील होने लगी है और एक ही छत के नीचे कपड़ों के अलावा दीगर कॉस्मेटिक्स की दुकानें यहां चलाई जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस इमारत में जन्नत ड्रेसेस नामी दुकान का इफ्तिताह सिटी सेंटर के मालिक मारूफ बिल्डर और कारी अब्दुल्ला खान मार्कोनी व दीगर मेहमानों की मौजूदगी में अमल में आया, जिनका जन्नत ड्रेसेस के ओनर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद मेहमानों ने उनके कारोबार में खैर बरकत के लिए दुआ की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम। सिटी सेंटर मॉल जिसकी लोकेशन है रंगार गली, इसके अंदर हाल ही में ग्रैंड ओपनिंग हुई है जन्नत ड्रेसेस की, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिलेंगी, जिसके अंदर सेमी स्टिच ड्रेसेस, डेली वेयर मटेरियल्स, प्लाजो, पाकिस्तानी सूट, सब तरह की हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। लोकेशन है रंगार गली, सिटी सेंटर मॉल, शॉप नंबर 10। और हाल ही में जो वेडिंग सीज़न चल रहा है, हमारे पास सब तरह के ब्राइडल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत ड्रेसेस का मैं मालक हूँ। मेरे पास आपको सभी तरह की वैरायटी मिलेगी। डेली वेयर्स 500 से स्टार्टिंग रेंज है। इसमें वॉज आपको हर तरह के 8 दिन को नई कलेक्शन, नई वैरायटी आती है अपने पास अपडेट में। वो प्लाजो मिलेगा, कॉटन सूट्स मिलेंगे, जो अभी अलीना कट्स चल रहा है न्यू अपडेट्स में।
और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी है। आप आके एक बार विजिट करिए हमारे शॉप पे, आपको हर तरह की अपडेट मिलेगी और मार्केट से रेट एकदम रिजनेबल मिलेगा रेट। शादी के सीज़न के हिसाब से तो आपको दुल्हन के ड्रेसेस मिलेंगे और दूसरे इसके अलावा आपको पाकिस्तानी सूट्स जो अभी नए ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वो वाले अपडेट है अपने पास। पंजाबी सूट्स में मटेरियल्स मिलेगा अपने पास, हर तरह का कलेक्शन मिलेगा सिर्फ एकदम रिजनेबल रेट में। ये रंगार गली सिटी सेंटर मॉल, शॉप नंबर 10। सिडको इलाके में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता रोज़ आविष्कार कॉलोनी से करीब फूट गई, जिसकी वजह से आवाम के हिस्से का लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, शहर में पाइपलाइन फूटने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम अचानक से आविष्कार कॉलोनी इलाके से गुजर रही वाटर सप्लाई लाइन फूट गई और आवाम के हिस्से का लाखों लीटर पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। मकामी साकिनान ने इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को दी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने सिडको एंड फाई से इस पाइपलाइन की सप्लाई बंद कर दी, जिसके सबब उस पाइपलाइन के ज़रिए आविष्कार कॉलोनी के जिन इलाकों को पानी सप्लाई किया जाना था वो सप्लाई मुतासिर हो गई। इलाके के साकिनान ने इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। बौद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक मजहबी प्रोग्राम 12 मई की सुबह शहर में रतन मित्र मंडल की जानिब से रखा गया। नम्रता मित्र मंडल की जानिब से 12 मई की सुबह त्रिवेदिक पावन वैशाखी पूर्णिमा के ज़िमन में बुद्ध पहाट माझिया दबड़िया पुरात मुनक़िद किया गया, जहां पूना की मारूफ नगमा निगार मंजू शाह शिंदे व मौसीक़ीकार भीकन दादा गौली और उनकी टीम ने भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई के गीत सुनाए, जिससे राज मुद्रा चौक टीवी सेंटर का इलाका बुद्धमयी हो गया था। प्रोग्राम के आगाज पर ऑल इंडिया भिक्खु संघ के ट्रेजरर भंते करुणानंद महाथीरो ने बुद्ध वंदना की और धम देशना दी। इस प्रोग्राम में सीनियर कायद दौलत खरात, रतन कुमार पंडागड़े, जनार्दन महस्के, सो खांडलकर, डॉक्टर शेखर मगर, ज्ञान संदीप एजुकेशन सोसाइटी के बानी सदर व धम रतन मित्र मंडल के कारगुजार सदर प्रोफेसर प्रकाश सोनौ ने उत्तम खरात मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस तकरीब के दौरान गया में मौजूद महाबोधि महाविहार को बौद्ध समाज के सुपुर्द करने के मुतालबे पर सब को मुत्तहिद होकर तहरीक में शामिल होने की तरगीब दी गई। इसी तरह बीटी एक्ट 1949 की मनसूखी के मुतालबे जारी भिक्खु संघ के आंदोलन की हिमायत में धमरतन मित्र मंडल की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई, जिसे सब ने हिमायत दी और मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया कि फौरी तौर पर बीटी एक्ट 1949 रद्द करके महाबोधि महाविहार फौरी तौर पर बुद्ध भिक्खुओं के सुपुर्द किया जाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्रोफेसर प्रकाश सोनौ ने मिलिंद दाभाड़े, एकनाथ पाखरे, विलास पांडे, रमेश भाई वांगखेड़े, उत्तम जाधव और दीगर ने अहम रोल अदा किया। बाद-ए-आज़म प्रिंसिपल आनंद दौलत खरात की जानिब से उपासिक और उपासिकाओं में खीर दान किया गया। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात कोट नांद्रा में गाँव वालों ने गैर क़ानूनी तरीक़े से माल बर्दारी कर रहे एक ट्रैक्टर को धर दबोचा और इसकी इत्तला तहसीलदार व रेवेन्यू मुलाजमीन को दी, मगर उन लोगों ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। अयां रहे कि सिल्लोड़ ताल्लुक़े के कोट नांद्रा गाँव में 12 मई को शाम 4 बजे के आसपास गाँव वालों ने गैरकानूनी रेत से भरा हुआ एक ट्रैक्टर पकड़ा। इसी दौरान ट्रैक्टर के मालिक और रेत ले जाने वाले मजदूरों ने गाँव वालों को धमकाया, बहस की और ट्रैक्टर ज़बरदस्ती छुड़ा लिया। बाद में महकमा महसूल की जानिब से सिर्फ ये कहा गया कि आप ट्रैक्टर की हवा निकाल दें, टायर फाड़ दें, हम रास्ते में हैं। लेकिन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद गुजर गया और फिर भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। गांव वालों ने मज़ीद झगड़े से बचने के लिए आखिरकार रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर छोड़ दिया। इस वाक़े के बाद अवाम में महकमा महसूल के ख़िलाफ़ गुस्सा पाया जा रहा है। एक तरफ महकमा कहता है कि गैरकानूनी रेत की तरसील बंद है और दूसरी तरफ जब गाँव वाले खुद एक्शन लेते हैं तब भी अफसरान वक्त पर नहीं आते। लोग ये भी कहने लगे हैं कि मुताल्लिक़ा महकमा और रेत माफिया के दरमियान मिली भगत है। जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में मुख्तलिफ रास्तों पर गैर क़ानूनी तरीक़े से लगाए गए छोटे मोटे बैनर्स होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। हाई कोर्ट की अवामी मफाद की अर्जदाश्त नंबर 155 के तहत म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर और एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत की रहनुमाई में जालना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई इंस्पेक्टर्स और अमले की मदद से ये गैर कानूनी बैनर्स हटाए जा रहे हैं।
आज की इस मुहिम के दौरान तकरीबन 50 से 60 छोटे बड़े गैरकानूनी बैनर्स कार्रवाई करते हुए हटा दिए गए। शहर से गैरकानूनी बैनर्स हटाने की यह कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी। ऐसी इत्तला जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से दी गई है। ज़िला जालना के भाटेपुरी इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें आसमानी बिजली गिरने के सबब एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे में मुतवफ़ी नौजवान का नाम विट्ठल कावड़े, उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है। आसमानी बिजली नौजवान के जिस्म पर गिरने के बाद उसे फौरी तौर पर जालना के जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस दौरान ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नौजवान की मौत आसमानी बिजली गिरने की वजह से हुई है। भाटेपुरीतील एक रुग्ण आमच्याकडे आलेला आहे. त्याचं नाव आहे विठ्ठल गंगाधर कावळे, वय वर्ष 22, राहणार भाटेपुरी, तालुका जालना. यास मृत अवस्थेत सामान्य रुग्ण जालना इथं आणले होते. त्याची आम्ही बॉडी पोस्टमार्टमसाठी मॉर्चरीला शिफ्ट केलेली आहे आणि त्या बाबतीत पोलिसांना पत्र देऊन कळवण्यात आलेले आहे. मृत्यूचं कारण बहुतेक वीज पडून त्याची मृत्यू झाला असा. ज़िला जालना के एसपी ऑफिस के सामने एक नौजवान ने जहर पीकर ख़ुदकुशी कर लेने की कोशिश की, जिसे इलाज की गर्ज से जालना के सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले इस नौजवान का नाम परमेश्वर कदम बताया जा रहा है। प्लॉट के तनाज़े से जुड़े झूठे छेड़छाड़ के मुकदमे के इल्ज़ाम में जालना में एक शख्स ने पुलिस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाक़या जालना ज़िला पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के सामने पेश आया। परमेश्वर कदम जो रे गाँव का रिहायशी है, उसने प्लॉट की मिल्कियत को लेकर अपने ही गाँव के एक दूसरे शख्स से तनाज़ा बताया है। उसी प्लॉट के तनाज़े में मुखालिफ फरीक के कहने पर पुलिस ने उस पर विनय भंग यानी छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। हमें नाहक फंसाया जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम खुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान के रिश्तेदारों ने लगाया है। तब्येत गंभीर आहे सर त्याची, पण आमची मागणी हेच आहे की त्यानं आमच्या हाडाईच्या जागेवर कब्जा केला ते, आणि पोलिसांचा काय अधिकार आहे, कोण्या अनुषंगाने त्यानं जे बांधकामाचं आमच्या अतिक्रमाच्या जागेवर जो वाद चालू होता, तो पोलिसांना आमच्यावर दामदट्टी करून त्याचं बांधकाम का चालू केलं, शो मुद्दा आमचा की पोलीस आमच्यावर दबाव टाकू राहिले, आमचा PCR काढू राहिले, आमच्यावर विनाकारण छेडछाडीची केस टाकू राहिली, विनयभंगाची केस टाकू राहिली. नेमका विषय काय? विषय प्लॉटचाच आहे ना साहेब. प्लॉटचा विषय आमचं मत आहे की आमच्या मालकी हक्काचा आमच्याकडे रजिस्टर आहे, ते प्लॉट आमच्या विनयमध्ये लावून दिला त्यांना, ते आमचं आम्हाला पाहिजे आणि हाडायची जागा पाहिजे, आमचा हेच मुद्दा आहे. बांधकामाचा मुद्दा आमचा, त्याचं बांधकाम चालू आहे, ते बांधकाम बंद करा. पोलिसांना आमच्यावर दबाव टाकून ते आम्ही बांधकाम हे करायला लागलो होतो, तर त्यांना ते बांधकाम चालू करून दिलं. पोलिसाचा काय अधिकार आहे ते चालू करून द्यायचं बांधकाम? महसूल विभागाचं काम आहे ते. पोलिस पैसे घेऊन काही कामं करायला लागले पोलिसवाले. ह्यो टाइम आला ना आमच्यावर, पोलिसवाले आम्हाला नाही देणं, हे याचा काय अधिकार आहे त्याच्यावर? आमची मागणी आमची हाडाई आणि आमचा जो मालकी हक्काचा प्लॉट आहे तो आमच्या विनयमधून काढून आम्हाला भेटला पाहिजे. त्याने विनयमध्ये लावला, ते बांधकाम चालू आहे, ते अतिक्रमाच्या जागेवर ते बांधकाम बंद पाहिजे. ते बांधकाम बंद केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही साहेब. आमचा 3 गुंठे प्लॉट आहे. रामेश्वर ज्ञानदेव कदम, परमेश्वरचा भाऊ, परमेश्वर ज्ञानदेव कदम. ज़िला जालना के बदनापुर इलाके में तेज़ धार हथियार से दिन दहाड़े एक बाप और बेटे का गला चीरकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये कत्ल पैसों के लेन देन पर हुआ है। बदनापुर के शंकर नगर इलाके में अशोक आम्बी लड़गे और यश आम्बी लड़गे बाप बेटे को उन्हीं के घर में तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया गया। यह हवलनाक वाक़या आज दोपहर 1 बजे पेश आया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक ये कत्ल पैसे के झगड़े के सबब हुआ और इस मामले में मुश्तबा मुलजिम विष्णु डग्गे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अहम बात यह है कि मुलजिम विष्णु मकतूल अशोक आम्बी लड़गे का सगा भाई है। इस दिल दहला देने वाले वाक़े से पूरे बदनापुर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और मजीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। SSC और HSC बोर्ड इंतजामिया ने आज ऑनलाइन जाहिर कर दिए 10वीं इम्तिहानात के नताइज। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा रहा 92.82%। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से शुरू की गई झूठो पानी दो नामी अवामी तहरीक पहुंच गई आखिरी मरहले में। 45 किलोमीटर पैदल चलकर कायदीन 7 लाख से ज़ायद शहरियान में बेदारी पैदा करने में हुए कामयाब। 16 मई को निकाला जाएगा हल्ला मोर्चा।
زرعی پیداوار بازار کمیٹی کے احاطے میں جاری غیر قانونی تعمیری کام پر فوری لگائی جائے روک، جادھو منڈی کے تاجروں اور MIM کے عہدیداران کا مطالبہ، میونسپل انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور ضلع جالنہ کے مضافات بھاٹے پوری میں پیش آیا دلخراش حادثہ، بجلی گرنے سے ایک نوجوان کی ہوئی موت، گاؤں والوں کو صدمہ، حکومت سے مہلوکین کے ورثاء کو مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔